हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। आपका फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत से संबंधित विभिन्न सुल्तानों के राजत्व के सिद्धांत। दोस्तों, यह वीडियो विभिन्न परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो भी सुल्तान या शासक हुए हैं, उन्होंने ऐसे कौन से सिद्धांत अपनाए जिनके द्वारा उनका जो साम्राज्य हुआ उसका विस्तार हुआ, और वे कौन से कारण थे जिनके द्वारा उनके वंशों का पतन हुआ। विभिन्न सुल्तानों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों और योजनाओं के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपके लिए हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को एवं मित्रों को शेयर भी करें और वीडियो पर लाइक एवं कमेंट्स भी करें। दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजत्व का सिद्धांत था उसके बारे में बात करेंगे। तो इस्लामी व्यवस्था में एकमात्र शक्ति के रूप में अल्लाह है और एकमात्र धर्म के रूप में इस्लाम को स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार एकमात्र पुस्तक कुरान और एकमात्र जाति मुसलमान को स्वीकार किया गया है। इस क्रम में एकमात्र राज्य के रूप में इस्लामी राज्य को स्वीकार किया गया है। इसलिए इस व्यवस्था में किसी दूसरे राज्य के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। इस्लाम की इसी अवधारणा के तहत सल्तनतकालीन राजत्व के सिद्धांत को विश्लेषित या उनका विवरण हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इल्तुतमिश का राजत्व सिद्धांत। तो इल्तुतमिश ने राजत्व के सिद्धांत को मजबूत किया और अपने पद की मान्यता दिलाने के लिए 1229 ईस्वी में तत्कालीन अब्बासी खलीफा से मंसूर प्राप्त किया। खलीफा ने उसे नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का सहायक की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उसने 1210 ईस्वी में सत्ता हासिल कर ली और तब तक मंसूर प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जब तक कि उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो उसके उस समय थे यल्दोज एवं कोवाचा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो गया। इल्तुतमिश मंसूर को सिर्फ सांकेतिक मानता था। इल्तुतमिश द्वारा मंसूर प्राप्त करना उसके लिए एक साधन मात्र था, क्योंकि उसने ही सबसे पहले मंसूर प्राप्त किया था, इसलिए वह दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक शासक माना जाता है। इस्लामी व्यवस्था में अपने को जोड़ने के बावजूद इल्तुतमिश राजसत्ता के प्रति व्यवहारिक नज़रिया रखता था। सुल्तान ने इस्लामी परंपरा के बजाय हिंदुस्तानी सल्तनत की हिफाजत की और अधिक सुरक्षा दी। उसने अपने राजत्व में फारसी परंपरा को भी समावेश किया। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए उसने अपने पुत्र के बजाय अपनी पुत्री को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया था। दोस्तों, उसकी पुत्री थी रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना शासक बनने के बाद जो उसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया, इस सिद्धांत में एक नई बात जोड़ी। उसने इस बात पर बल दिया कि सुल्तान को सत्ता शासकों के समर्थन पर निर्भर करती है। यही कारण है कि रजिया ने सत्ता प्राप्ति के लिए दिल्ली की जनता में सीधे तौर पर अपील की थी और दिल्ली की जनता ने उसे शासक बनाया था। अगली बात करते हैं महत्वपूर्ण सुल्तान बलबन का राजत्व का सिद्धांत। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया और उसने सुल्तान के पद को एक गंभीर पेशा बना दिया। संभवतः बलबन दिल्ली का प्रथम और एकमात्र सुल्तान था जिसने अपने राजत्व संबंधी विचारों को विस्तारपूर्वक विवेचना की है।
सुल्तान के पद एवं उसके कर्तव्यों के विषय में पूरी स्पष्टता के साथ उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इल्तुतमिश ने जहाँ सुल्तान के पद की केवल रूपरेखा खींची, वहीं बलवान ने उसे उच्चता एवं गंभीरता प्रदान की। उसने सर्वप्रथम फारसी परंपराओं के तहत अपने शासन को संगठित करने का प्रयास किया। अपने को अन्य सहकर्मियों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए उसने फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित मिथक पात आफरा सियाब का वंशज घोषित किया, ताकि वह अपने कुल और ख़ानदान को दूसरों से श्रेष्ठ साबित कर सके। मिनहाज उस सिराज और जियाउद्दीन बर्नी दोनों ने बलबन की दास्ता से मुक्ति का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए इस्लामी व्यवस्था में वह वैधानिक रूप से सुल्तान बनने के अयोग्य था। अतः उसने राजद के देवी अधिकारों द्वारा अपने पद को मान्यता दिलाने का प्रयास किया। बलबन के राजद सिद्धांत का वर्णन बर्नी के द्वारा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और यह प्रतिनिधित्व उसे सीधे ईश्वर द्वारा मिला है। यही वजह है कि बलबन सुल्तान के पद को निभाते खुदाई कहता है। वह जिल्ले अल्लाह यानी ईश्वर की परछाई की उपाधि ग्रहण करता है और सुल्तान को अल्लाह की छाया बताता है। बलबन ने अपने राजत्व में फारसी परंपराओं एवं फारसी तहजीबों को विशेष अहमियत दी। फारसी परंपराओं का अनुसरण करते हुए उसने दरबार में सजदा एवं पायबोस की प्रथा आरंभ की, जो एक प्रकार से गैर इस्लामिक प्रथा थी, लेकिन राजत्व पर जोर देने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक था। दरबार में फारसी रीति रिवाजों का अनुसरण किया गया, यहाँ तक कि उसने अपने पुत्रों का नाम प्रसिद्ध फारसी राजाओं के नाम पर रखा, जैसे के खुसरो, के कुवाद, के मुर्स इत्यादि। अपने राजत्व पर जोर देने के लिए उसने दरबार में और सार्वजनिक समारोहों में होने वाले नृत्य, संगीत या मद्यपान आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, ताकि दरबार में अनुशासन लाया जा सके। बलबन ने राजपद की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए तुर्कान जहलगानी के दमन करने की नीति अपनाई। यह नीति इसलिए आवश्यक थी कि बलबन भी कभी इसका सदस्य रह चुका था, और जब तक इसकी शक्ति तोड़ी ना जाती, ये सुल्तान के प्रति सम्मान का भाव प्रकट नहीं करते थे। बलबन के राजत्व का एक पहलू था कुलीनता एवं नस्लवाद। वह उच्च कुलों को तरजीह देता था और तुर्कों के नस्लवाद में विश्वास रखता था। कुलीनता में विश्वास के कारण ही उसने अपने को आफरा सियाब का वंशज घोषित किया था। बलबन खलीफा की सत्ता को मानते हुए भी खलीफा के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखता था। यही कारण है कि 1258 ईस्वी में खलीफा की हत्या के बावजूद उसका नाम जारी रखा गया। सिक्के पर उसका नाम अंकित किया गया और उसके नाम से खुतबा पढ़ा जाता रहा। खिलाफत की व्यवस्था में विश्वास रखने के बावजूद वह सल्तनत की हिफाजत के प्रति काफ़ी सचेत रहा। बलबन के राजत्व के सिद्धांत से संबंधित सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अपने कठोर शासन के बावजूद वह अपने अमीरों एवं आम जनता में लोकप्रिय रहा। राज्य में शांति और व्यवस्था कायम करना तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना उसके राजत्व का मूल मंत्र था। उसकी इस पूरी नीति को रक्त और लोहे की नीति के द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है। जलालुद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत काफ़ी नरम था, क्योंकि वह एक उदारवादी शासक था। दूसरी ओर चूँकि उसने सत्ता हस्तगत की थी, इसलिए उसे दिल्ली की जनता का विश्वास प्राप्त नहीं हो सका। यही कारण है कि इसलिए वह ना तो कभी बलबन की गद्दी पर बैठा और ना ही कभी परंपरागत दिल्ली में प्रवेश किया, बल्कि दिल्ली के बाहर किला खोरी नामक एक स्थान में शासन चलाता रहा। उसके इस नाथपंथी राजत्व से उसके अमीरों में काफ़ी असंतोष उत्पन्न हुआ और असंतोष का नतीजा था कि उसे अंत में अपनी सत्ता और जान गंवानी पड़ी। तो इसके बाद जो अगला शासक आता है या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, इसका राजत्व का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के राजत्व सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उसका राजत्व सिद्धांत बलबन के राजत्व सिद्धांत से समानता और असमानता दोनों रखे हुए था। बलबन की तरह उसने राजपद को शक्तिशाली और गौरवशाली बनाया और उसने उसे अपने आप को जिले अल्लाह से कबूला, क्योंकि उसने
अपने पूर्ववर्ती शासक की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, इसलिए उसने यह घोषणा की कि जनता को यह जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि सत्ता का स्रोत क्या है, उससे सिर्फ यह देखना चाहिए कि सत्ता किसके पास है, शक्ति किसके हाथ में है। अलाउद्दीन का राजत्व बलबन के राजत्व से इस बात में भिन्न था कि उसने तुर्कों की कुलीनता एवं नस्लवाद पर प्रहार किया। उसने अमीर वर्ग में शामिल होने की छूट गैर तुर्कों को भी दे दी। उसके समय अबिसिनिया यानी अफ्रीका और मंगोल भी अमीर वर्ग में शामिल हुए। उसने अपने राजत्व के रक्त संबंधों के ऊपर माना। उसने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की कि राजत्व रक्त संबंध नहीं जानता। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलाफत को व्यवस्था को बनाए रखा, जबकि अब्बासी खलीफा की मृत्यु उसके शासनकाल के 4 दशक पूर्व ही हो चुकी थी। वह अपने को खलीफा का मोमिन उल खिलाफत यानी खलीफा का दायां हाथ तथा नासिर अमीर उल मोमिन यानी खलीफा का सहायक कहलाता है। वह दूसरी ओर हलाकू के वंशज इल खां से कूटनीतिक संबंध बनाए रखता है। यह इस बात का प्रतीक है कि दिल्ली के सुल्तान खिलाफत के प्रति व्यवहारिक नजरिए रखते थे। उन्होंने कभी भी खलीफा को अपना वास्तविक प्रधान नहीं माना। वे खलीफा के प्रति नहीं बल्कि खिलाफत के आदर्श के प्रति श्रद्धा रखते थे। इसके बाद अगला शासक आता है जो तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व का सिद्धांत। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजत्व के सिद्धांत को एक नया आयाम दिया। उसने खलीफा के नाम की कहीं चर्चा तक नहीं की। संभवतः मिस्र, फारस एवं ट्रांस ऑक्सियाना के साथ अपने संबंधों के कारण उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इन देशों में खिलाफत की भिन्न व्याख्याएं की गई थीं। यही कारण है कि उसके नामांकित सिक्कों की एक ओर कलमा, तारीख तथा टकसाल का नाम खुदा था, जबकि दूसरी ओर शीर्षक सहित उसका अपना नाम अल मुजाहिद, बिस्मिल्लाह एवं प्रथम 4 खलीफाओं के नाम अंकित किए गए। सुल्तान ने दंड विधान मुल्ला वर्ग पर भी लागू कर दिए तथा अर्थात अब मुल्ला वर्ग भी राजसत्ता से ऊपर नहीं था। उसने अमीर वर्ग का और विस्तार करते हुए उसमें सदस्यता की छूट उन्हें भी दे दी जो कुलीन नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के उत्तरार्ध में जब उसकी विभिन्न नीतियों की असफलता के विरोध असंतोष बढ़ने लगा, तो उसने अपने शासन के औचित्य को सिद्ध करने और अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए खलीफा से मंसूर प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की। इसी उद्देश्य से उसने खलीफा के वंशजों को ढूंढना प्रारंभ किया और अंततः उसने बगदाद के अब्बासी वंश के खलीफा अल मुतसिब के से मंसूर प्राप्त करने में सफलता पाई। 1344 ईस्वी में उसने सिक्के पर इस खलीफा का नाम खुतवाया और खुतबा भी इसी के नाम से जारी करवाया, लेकिन इसके बावजूद असंतोष दूर होने के बजाय और बढ़ता चला। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि खिलाफत की मान्यता लेना विद्रोह के विरोध सुरक्षा कवच नहीं बन सकता। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का राजत्व सिद्धांत आता है। तो फिरोज शाह तुगलक के समय राजत्व के सिद्धांत में कमजोरी आ गई। उसका चयन चूँकि अमीरों एवं उलेमा वर्ग के द्वारा किया गया था, इसलिए वह इन वर्गों को खुश करने का प्रयास करता रहा। उसने खिलाफत की व्यवस्था पर जोर देने के लिए अपने शासन के आरंभिक 6 वर्षों में ही 2 बार मंसूर प्राप्त किया। उसने अपने सिक्कों पर जिन खलीफाओं के नाम खुदवाए उनके नाम हैं खलीफा उल हाकिम और अल मुताजिद अल मुताबिकिल। फिरोज की स्वर्ण मुद्रा पर 1364 ईस्वी में लगभग खलीफा का जो नाम उत्कीर्ण करवाया गया वह शब्द है खलादस खिलाफत। खिलाफत पर जोर देने के कारण उसने अपने खुतबे में प्रारंभिक 4 खलीफाओं के नाम भी जुड़वा दिए। इतना ही नहीं, उसने दिल्ली सल्तनत के सभी प्रमुख शासकों के नाम भी इसमें जोड़ दिए। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि इसमें ऐबक का नाम शामिल नहीं है। फिरोज शाह तुगलक के राजत्व पर उलेमा वर्ग का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिकोण होता है। उसने अपने सभी 23 प्रकार के करों को हटा दिया और गैर इस्लामी थे जो, लेकिन वह इस पर कायम नहीं रह सका और मुल्ला वर्ग की सहमति से 5वां कर लगाया। सैनिक एवं असैनिक दोनों ही प्रकार के पदों को वंशानुगत बनाकर उसने राजपद की गरिमा और मर्यादा को और भी कम कर दिया। इससे जहाँ एक ओर प्रशासनिक एवं सैनिक दक्षता में कमी आई, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, जिसके लिए सुल्तान स्वयं जिम्मेदार था। तो इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक वंश के बाद उसका पतन होता है, तो
सैयद वंश के हाथ में दिल्ली सल्तनत पहुंचती है। तो सैयद के बाद लोधी वंश के शासक शासन करते हैं दिल्ली पर। तो सैयद एवं लोधी सुल्तानों के सिक्कों पर जो विवरण मिलता है उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, क्योंकि खिलाफत को केवल सांकेतिक तौर पर समझा जाता था। सैयद वंश के दौरान खिलाफत पर विशेष बल नहीं दिया गया और ना ही किसी खलीफा से मंसूर पाने का प्रयास किया गया। इस सैयद वंश के दौरान राजपद की गरिमा कम होती चली गई, क्योंकि जहां एक ओर उनकी शक्ति का अवसान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर सल्तनत की सीमा भी सिमटती जा रही थी। लोधियों के शासनकाल में राजपद की मर्यादा घटी, क्योंकि अफगानी स्वतंत्रता प्रिय थे और कबीलाई स्वतंत्रता की भावना को स्वीकार करते थे। इसलिए इसके समय राजपद शक्तिशाली नहीं हो पाया। हमें इस बात का संकेत इससे मिलता है कि महबूब लोधी अपने सरदारों के साथ सिंहासन पर बैठने के बजाय अपने सरदारों के साथ गलीचे पर बैठता था और अपने अमीर वर्ग के मसनद ए आली कहकर संबोधित करता था। सिकंदर लोधी अपने सरदारों को कुछ हद तक नियंत्रित करने का प्रयास किया और उसे इस कार्य में एक सीमा तक सफलता भी मिली। लेकिन जब इब्राहिम लोधी ने कबीलाई समानता की भावना को समाप्त कर राजपद को पुनः शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया, तो उसके सरदारों में असंतोष फैल गया। इसी कारण पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और आखिरकार दिल्ली सल्तनत से जो प्रमुख शासक या वंशज थे लोधी वंश, उनकी सत्ता समाप्त हुई और एक नए राजवंश की स्थापना होती है दिल्ली में, मुग़ल साम्राज्य की। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने दिल्ली के जो महत्वपूर्ण शासक थे या सुल्तान थे, उनकी राजत संबंधी जो भी सिद्धांत या नीतियाँ थी उनके बारे में आपने समझा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों या मित्रों को शेयर भी करें, साथ ही वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।